हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 2 में दिए गए प्रश्न के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस प्रश्न को हल करते समय हम इस प्रश्न में दिए गए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए कोई संकेत ले लेते हैं। विशेषकर इस वास्तविक संख्या के अध्याय में धनात्मक विषम पूर्णांक या किसी भी विषम पूर्णांक के लिए संकेत a लिया गया है, इसलिए हम ऐसे धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए संकेत के रूप में स्मॉल a लेंगे। इसीलिए यहाँ पर दिए गए हल में मैंने धनात्मक विषम पूर्णांक को स्मॉल a माना है और b बराबर 6 लिया है। अब b बराबर 6 ही क्यों लिया है, यह भी समझने की ज़रूरत है। बहुत कुछ हम रफ कार्य में समझेंगे। जितना भी रफ कार्य है वह इस तरह के लाल बॉक्स में बंद करके मैंने लिखा हुआ है। यह बॉक्स में लिखा गया रफ कार्य सिर्फ हमें हल को लिखने में मदद करने के लिए लिखा गया है। यह प्रश्न के वास्तविक हल का हिस्सा नहीं होता है, अर्थात इसे हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हल के साथ लिखें। यह हम हल को अच्छी तरह से समझते हुए लिख सकें, इसके लिए इस तरह के रफ कार्य हम करते हैं। मैंने जो भी हल आपको यहाँ पर दिए हैं उन सब में मैंने ऐसे ही बॉक्सेस बनाए हुए हैं और ये सब बॉक्स वास्तविक हल का हिस्सा नहीं है, यह आपको समझ लेना है। यह केवल दिए गए प्रश्न के हल को सरल बनाने के लिए जो रफ कार्य मैंने आवश्यक समझा है वह ऐसे बॉक्सेस में मैंने लिखा है। तो यहाँ पर भी आप जानते हैं कि यह वास्तविक संख्या का यह पाठ और ये प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दी गई है और a और b के लिए जो संबंध यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में दिया गया है वह a बराबर BQ प्लस R है, जहाँ पर R सदैव 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है। तो उसी संबंध को यहाँ पर रफ कार्य में मैंने लिखा है a बराबर BQ प्लस R। और प्रश्न में आप देख रहे होंगे जो धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए रूप दिए गए हैं, 3 रूप दिए गए हैं। वे रूप हैं 6q-1, 6q-3 और 6q-5। इनकी तुलना अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के बीच दिए गए संबंध से करें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a बराबर BQ प्लस R होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, और यहाँ पर जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वह 6q-1 के रूप में हमें दिखाने के लिए कहा गया है, या 6q-3
3 या 6 क्यू धन 5 के रूप में दिखाने के लिए कहा गया है, तो उसमें से हमने एक रूप यहाँ पर लिखा है 6 क्यू धन 1। और ऐसी स्थिति में यदि हम इस 6 क्यू धन 1 की तुलना बी क्यू प्लस आर से करते हैं तो हम पाते हैं कि क्यू की जगह क्यू है, धन की जगह धन है, और ऐसी स्थिति में बी की जगह हमें 6 दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, और आर की जगह 1 दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर बी की जगह इसीलिए 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, माना ए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए है और बी बराबर 6 है, तो इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दिया गया है। तो यहाँ पर हमें यह सदैव ध्यान रखना है कि जब हम ये वास्तव में जो a बराबर बी क्यू प्लस आर संबंध आता है वह भाग की क्रिया से संबंधित है, और भाग की क्रिया से संबंधित जो परिणाम होता है वह भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ मैं कि भाज्य को अगर हम a से दिखाएं, भाजक को b से दिखाएं, भागफल को q से दिखाएं और शेषफल को r से दिखाएं, ऐसी स्थिति में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यह भाग से प्राप्त भाग की क्रिया से प्राप्त जो संबंध है यह हमें पहले से ज्ञात होता है और ज्ञात है भी। और हमें यह ध्यान देना है कि जब भी इस तरह से हम संकेत लेकर चलते हैं तो भाज्य के लिए हम a लेते हैं, भाजक के लिए b लेते हैं, भागफल के लिए q लेते हैं, शेषफल के लिए r लेते हैं। और इस प्रकार अगर हमें समझना हो कहीं पर भी कि हमें किसी भी संख्या को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना हो, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि a का अर्थ है भाज्य से, और b का अर्थ है भाजक से, और q का अर्थ है भागफल से, r का अर्थ है शेषफल से। ये हमें सदैव ध्यान रखना है कि a भाज्य के लिए संकेत है, b भाजक के लिए संकेत है, q भागफल के लिए है और r शेषफल के लिए है। यह हमें हमेशा दिमाग में बनाए रखना है। इसको मैंने यहाँ पर भी समझाया है एक बार, जैसे भाग की क्रिया करते हैं उसे भी लेते हुए, और इस संबंध को a बराबर बी क्यू प्लस आर को भी यहाँ पर दर्शाया है। अब जब हम लोगों ने ये मान लिया प्रश्न संख्या 2 के लिए जब हम हल लिख रहे हैं, तब उसमें माना a कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 6 है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक हो गए, a हो गया 1 और दूसरा b हो गया, और b यहाँ पर 6 के बराबर है, तो उस स्थिति में जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लगाएंगे तो वास्तव में a बराबर भाजक गुणे क्यू का अर्थ भागफल है, एक तरीके से धन शेषफल यानी r। इस रूप में हम यूक्लिड विभाजन से प्रमेयिका से प्राप्त जो संबंध है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर r जो कि शेषफल होता है वह भाजक 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब अगर r 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, साथ ही साथ 6 से छोटा है, तो ऐसी स्थिति में r या तो 0 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा या 2 के बराबर होगा या 3 के बराबर होगा या 4 के बराबर होगा या 5 के बराबर होगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्याएं ही होती हैं शेषफल के रूप में। और यहाँ पर 6 से छोटी पूर्ण संख्याएं सभी हमने लिख दी हैं 0 से लेकर के 5 तक, तो r का मान यही 6 हो सकती हैं, 6 संख्याएं हो सकती हैं। और इसी आधार पर यहाँ पर a को हमने 6 क्यू धन 0, 6 क्यू धन 1, 6 क्यू धन 2, 6 क्यू धन 3, 6 क्यू धन 4, 6 क्यू धन 5, इस तरह से a को हमने 6 रूपों में लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इन 6 रूपों में हो सकता है। अब आप देख रहे हैं इन 6 रूपों में हम 6q को 2 गुणे 3q लिख सकते हैं, 2 गुणे 3q लिख सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 6q में 2 का भाग चला जाता है, और इसी प्रकार 6q धन 2 को अगर लें तो उसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3q धन 1। इसका अर्थ यह हुआ
कि 2 6^2 का एक गुणनखंड है, अर्थात 2 का भाग 6^2 में पूरा पूरा चला जाएगा। इसी प्रकार 6^4 को हम 2 कॉमन ले लें अगर, तो 2 गुणे 3^2 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर भी 2 गुणनखंड के रूप में हमें दिखाई दे रहा है 6^4 के लिए, और इसलिए हम यह कहेंगे कि 2 6^4 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो हमने यह पाया कि जो हमने a को धनात्मक विषम पूर्णांक माना था, उसके जो 6 रूप हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्राप्त हुए थे, 6q0 या 6q हम कह सकते हैं, 6q1, 6q2, 6q3, 6q4, 6q5, इसमें से 3 रूप जो हैं वे 2 से विभाज्य हैं या 2 से विभाजित हो रहे हैं, और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि 6q और 6q2 और 6q4 ये 3 रूप 2 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए ये समपूर्णांक होंगे। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर 6q और 6q2 और 6q4 के रूप का है तो निश्चित रूप से वह 2 से विभाजित होगा और इसीलिए वह समपूर्णांक होगा। परंतु हमारे प्रश्न में यह दिया गया है कि a धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए हम इन तीनों रूपों को नहीं लेंगे क्योंकि यह हमारे इस प्रश्न के अनुसार अग्राह्य हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें छोड़ देंगे। शेष 3 रूप जो हमारे बचते हैं वे आप जानते हैं, यहाँ पर 6q1 बचेगा, यहाँ 6q3 बचेगा और यहाँ 6q5 बचेगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यदि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो निश्चित रूप से वह 6q1, 6q3 और 6q5 के ही रूप का होगा, क्योंकि शेष 3 रूप 6q और 6q2 और 6q4 2 से विभाजित होने के कारण समपूर्णांक होंगे, इसलिए हम इन्हें छोड़ देंगे या हम ये कह देंगे कि ये अग्राह्य हैं और शेष 3 रूपों में ही के ही रूप का धनात्मक विषम पूर्णांक a होगा। अतः करके हम प्रश्न का आंसर या हल लिखेंगे और हम वैसा ही यहाँ पर हमने किया भी है, आप देख रहे हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q1, 6q3 या 6q5 के रूप का होता है जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। तो ये आप ने देखा, जो हमें सिद्ध करना था वही हमने यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर प्राप्त कर लिया। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।